स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश पेडागोजी, जो कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें एक पार्ट है और करीब 15 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। इसका सेकंड जो टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, इसको आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था, जो पिछला टॉपिक था वो था लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। आज प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसका जो हेडिंग है वो है लैंग्वेज डेफिनेशन एंड मीनिंग। तो लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, भाषा का जो डेफिनेशन और उसका अर्थ क्या है, ये देखेंगे। लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस one's ideas, thoughts, feelings, etc. तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने जो विचार हैं, अपने जो भावनाएं हैं और अपनी जो थॉट्स हैं, उनको दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड, और दुनिया के अलग अलग देशों में, दुनिया भर में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। It is very difficult to ascertain how these languages originate. तो ये पता लगाना बहुत ही कठिन है कि ये जो अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, ये किस प्रकार से इनका उद्भव हुआ, किस प्रकार से ये पैदा हुई, ओरिजिनेट कहाँ से हुई। It is believed that people started conveying message through signals, postures, gestures, etc. ये माना जाता है कि जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो लोग इशारों में, भाव भंगिमाओं के द्वारा, आंखों के इशारे से, हाथों के इशारे से अपनी बात को कह पाते थे। जैसे डेफ एंड डम जो दिव्यांग होते हैं, मूक और बधिर, उनके लिए जो हाथों के इशारे चलते हैं, उसके थ्रू ही वो काफ़ी कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। उसी तरह से भाषा जब नहीं बनी थी तब जो इंसान है वो इस तरह से अपनी बात को कर पाते होंगे। So we can say that language is a human system of communication that uses arbitrary signals such as voice, sounds, gestures and written symbols. भाषा क्या है? एक कम्युनिकेशन का एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है मनुष्य द्वारा, जिसमें कि सभी चीज़ें शामिल हैं। वॉइस मतलब आवाज़ है, जेस्चर्स है, भाव भंगिमाएँ हैं, ये आपके हाथों के इशारे हैं, और रिटन सिंबल्स, लिखकर कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं। इन सब का जो कंप्लीट प्रोडक्ट है वो, उसको हम लैंग्वेज कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सैपिल, लैंग्वेज इज ए प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर्स बाय मीन्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ voluntarily produced symbols। तो एक विद्वान है एडवर्ड सैपिल, उन्होंने इसका डेफिनेशन दिया है। क्या है उसका मतलब, उनके जो इंग्लिश में उन्होंने दिया है डेफिनेशन, उसका मतलब है भाषा स्वेच्छा से निर्मित प्रतीकों की एक प्रणाली के माध्यम से विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को संप्रेषित करने का एक विशुद्ध रूप से मानवीय और गैर सहज तरीका है। तो अपने इंसान मतलब अपने विचार, भावनाओं और इच्छाओं को संप्रेषित करने चाहता है, तो उसको संप्रेषित मतलब दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, तो उसका एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है, या उसको भाषा के द्वारा संप्रेषित कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। फर्स्ट है, लैंग्वेज इज ए वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। ग्रोथ करने के लिए भाषा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रोथ अगर करना है तो। इट इज़ ए सोशल एक्ट, ए मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट, कंट्रोल ओवर अदर पीपल। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी, इट इज़ ए मीन्स ऑफ नरिशिंग। नरिशिंग का अर्थ होता है पोषकता देना, एंड डेवलपिंग कल्चर एंड एस्टैब्लिशिंग ह्यूमन रिलेशंस। तो जो भाषा है वो समाज में तो उपस्थित होती है, और इससे क्या होता है कि जो इंसानों के बीच के आपस के जो संबंध हैं उनको पोषकता मिलती है। जैसे फसल अगर है
खेतों में, तो उसको पोषकता किससे मिलती है? खाद देने से। ऐसे ही अगर भाषा है, आपस में अच्छी बातचीत है, तो इंसानों के बीच के जो संबंध हैं उनको भी पोषकता मिलेगी। और इससे क्या होता है कि जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो डेवलप होती है। सेकंड है, लैंग्वेज इज ए सिंबॉलिक। तो भाषा एक तरह का प्रतीक भी है। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिंबल्स दैट आर एम्प्लॉयड टू डिनोट सम ऑब्जेक्ट्स, ऑकरेंसेस और मीनिंग्स। तो भाषा में कई सारे प्रतीक होते हैं जो कि इन प्रतीकों से आप समझ पाते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसे चीज़ें होती हैं, कोई अर्थ होता है और कुछ घटनाएं होती हैं, इनको आप प्रतीकों के द्वारा भी आप समझ सकते हैं, समझ पाते हैं। फिर लैंग्वेज इज ए सिस्टम। थर्ड पॉइंट, ऑल्दो लैंग्वेज इज सिंबॉलिक yet its symbols are arranged in a particular system। तो भाषा भले ही प्रतीकात्मक उसका रूप हो, लेकिन इसके जो सिंबल्स हैं वो एक तय सिस्टम के हिसाब से अरेंज हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं सिस्टम। ऑल लैंग्वेजेस हैव फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम एंड विद इन ए सिस्टम देयर आर सेवरल ऑटो सिस्टम। सभी जो भाषाएं हैं वो ध्वनि और ग्रामर मतलब व्याकरण, इनका एक सिस्टम बनाया हुआ है। इसके हिसाब से ये अरेंज होती है सारी भाषाएं, और इनके बहुत सारे सब सिस्टम भी होते हैं। लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब है मनमाना, मतलब भाषा का कोई बहुत ज़्यादा तयशुदा कोई नियम भी नहीं होता है, मनमाने तरीके से भी यूज़ होता है इसका। देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशंस बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग और द आइडियाज कन्वेड बाय देम। तो जो भाषा है उसके अंदर जो शब्द हैं और उनके जो अर्थ हैं, इनका और इनके जो विचार हैं, कभी कभी इनके बीच में कोई अंतर्निहित संबंध भी नहीं होता है। इसीलिए कहा है कि लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, मनमाना तरीका भी होता है भाषा का। देयर इज नो रीजन वाई ए फीमेल एडल्ट बीइंग कॉल्ड ए वीमेन इन इंग्लिश। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो एक महिला को, वयस्क महिला को इंग्लिश में वीमेन क्यों कहा जाता है? वीमेन कहा जाता है। वहीं उर्दू में वयस्क महिला को औरत बोलते हैं, पर्शियन में जैन बोलते हैं एंड फ्रेंच में फेमिन बोलते हैं। द चॉइस ऑफ वर्ड्स इज आर्बिट्ररी। तो शब्दों का जो चयन है वो मनमाना भी होता है। बट वंस ए वर्ड इज सेलेक्टेड फॉर ए पर्टिकुलर रेफरेंस इट कम्स टू स्टे एज सच। तो जैसे किसी का भी जब नाम रखा जाता है, मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, एक बच्चा जब पैदा होता है उसका नामकरण होता है, कोई उसमें नियम तो होता नहीं है। माँ बाप एक नाम सोच लेते हैं और एक बार जब वो नाम रख दिया गया तो फिर वो हमेशा के लिए उसका नाम वही हो जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि एक एडल्ट वीमेन, वयस्क महिला को अगर इंग्लिश में उन्होंने नाम दे दिया वीमेन, तो वो वीमेन ही है। जब से शुरू हुआ है आज तक वीमेन ही बोला जाता है। उर्दू में औरत बोला जाता है। तो तरीका तो मनमाना है, लेकिन जब एक बार वो चीज़ तय हो जाती है तो फिर वो फिक्स हो जाती है। लैंग्वेज इज ए आउटकम ऑफ एवोल्यूशन एंड कन्वेंशन। लैंग्वेज क्या है? विकास और परंपरा का रिजल्ट है, आउटकम है। विकास और परंपरा से निकलने वाला एक उत्पाद है। नो लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड इन ए डे आउट ऑफ ए म्यूचुअली एग्रीड अपॉन फार्मूला बाय ए ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। तो ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जो कि एक ही दिन में इसकी रचना हो गई हो, तो बना दी गई हो, और इसका कोई एक निश्चित फार्मूला भी नहीं है, किसी फार्मूले पर इसको बनाया गया। ईच जनरेशन ट्रांसमिट्स दिस कन्वेंशन ऑन टू द नेक्स्ट। तो ये एक तरह से परंपरा की तरह ही लेते हैं कि भाषा का विकास होता है धीरे धीरे। शुरुआत में कुछ एक बेसिक तरह की भाषा रही होगी, फिर उसमें लोगों ने वर्ड्स ऐड किए
और आगे चलकर आने वाली पीढ़ी ने और उसमें नए वर्ड सेट किए। इस तरह से भाषा का विकास होता रहता है और लैंग्वेज डेवलप होती जाती है, प्रोग्रेस होती है। लाइक ऑल ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, लैंग्वेजेस ऑल्सो चेंज एंड डाई, ग्रो एंड एक्सपैंड। जैसे इंसान है, मानव में होता है या कोई भी जीवित चीज़ पैदा होती है, उसमें ग्रोथ होती है, उसमें प्रोग्रेस होती है और वो मरती भी है। ठीक इसी तरह लैंग्वेज का भी है। लैंग्वेज में चेंजेस होते रहते हैं, वो मरती भी है, ग्रो भी करती है और बढ़ती भी है। लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। भाषा जो है वो रचनात्मक होती है और उत्पादक भी होती है। द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज कैन बी कंबाइंड टू प्रोड्यूस न्यू utterances never heard before according to the need of his society। तो समाज की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से भाषा में परिवर्तन भी कर दिए जाते हैं। परिवर्तन कर दिए जाते हैं या परिवर्तन हो जाते हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली, क्रमिक रूप से। जैसे कि अगर हम बात करें, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप और हम कौन सी भाषा बोलते हैं? अगर हम बोलते हैं हिंदी भाषा, तो क्या हम शुद्ध रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? नहीं। हमारी जो हिंदी भाषा जो बोलचाल की भाषा है, उसमें हिंदी तो होती है, साथ में इंग्लिश के जो शब्द हैं वो भी ऐड हो गए हैं, उर्दू के वर्ड भी ऐड हैं और फिर रीजनल लैंग्वेज के शब्द भी उसमें शामिल हैं। तो इंसान जो है, अपनी जो समाज जो है, वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसमें अल्टरेशन करता है, चेंजेस भी करता रहता है सुविधा के हिसाब से। एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा का जो शिक्षण है इसका क्या लक्ष्य है? वेरियस एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग ये हैं, जैसे कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स लैंग्वेज। एक फ़ायदा क्या है कि इससे वो क्षमता विकसित होती है कि हम जो बोलने वाला है उसकी भाषा को हम समझ पाते हैं, वो समझ विकसित करने की क्षमता हमें आती है। एबिलिटी टू रीड अलॉन्ग विथ अंडरस्टैंडिंग, इससे वो एक क्षमता विकसित होती है कि हम पढ़कर समझ पाते हैं भाषा को। एबिलिटी टू एक्सप्रेस फ्लुएंटली एंड डाइवर्सली यूजिंग डिफरेंट स्किल्स, तो वो क्षमता विकसित होती है जिसमें हम धारा प्रवाह, फ्लुएंटली मतलब फ्लो में बोलते हैं और तरह तरह से बोलते हैं। इस तरह की स्किल का डेवलपमेंट होता है। एबिलिटी टू प्रेजेंट और राइट व्यूज इन ए कोहेरेंट मैनर, वो क्षमता विकसित होती है जिसमें हम अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से लिखना सीख पाते हैं। एबिलिटी टू लर्न टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज यूज्ड इन टीचिंग of other subjects such as music, computer और स्पोर्ट्स etc। इसमें हम टेक्निकल लैंग्वेज को भी सीख पाते हैं, जैसे कि म्यूजिक की भी एक टेक्निकल लैंग्वेज है। अगर कोई बोलता है कि गाना लिखना है, गाना ऐसा नहीं है कि हिंदी में लिख देते हैं, उसके कुछ अलग तरह के वर्ड्स ही होते हैं, फॉन्ट्स। कंप्यूटर्स अगर प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें कुछ अलग ही स्ट्रक्चर होता है भाषा का। स्पोर्ट्स में क्या है, स्कोर बोर्ड्स वगैरह, या उसमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। कि टेनिस में जैसे कई वर्ड्स यूज होते हैं, एस सर्विस, ड्यूज, तो ये सारे रूल्स, इनका जो टेक्नोलॉजी है वो भी समझने में आसानी होती है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज, और इससे वो क्षमता विकसित होती है कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसके हम जो पूर्ण सिद्धांत हैं, सिद्धांतों को समझ पाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, और जो व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता होती है उनका भी विकास हो पाता है। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेशनल इशूज, कल्चरल हेरिटेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्पररी लाइफ। तो इससे जो सीखने वाला होता है उसके अंदर वो डेवलपमेंट आता है, वो सेंस आता है, भावनाएं आती हैं, फीलिंग आती है
जिससे कि वो जो राष्ट्र के जो इश्यूज़ हैं, आपकी कल्चरल हेरिटेज है, जो कल्चर है, संस्कृति है, विरासत है, और आपके जो समकालीन जो जिस समय में वो व्यक्ति रह रहा है उसके जो विभिन्न विभिन्न मुद्दे हैं उनको समझने की उसके अंदर सेंसिटिविटी आती है। तो ये हमने देखा एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा का क्या महत्व है? भाषा का क्या महत्व है? लैंग्वेज इज आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी आपस में संवाद का एक प्राथमिक रिसोर्स है भाषा। इट इज़ द मेथड विच वी शेयर आवर आइडिया। ये एक ऐसा मेथड है, एक माध्यम है जिससे हम अपने जो विचार हैं और जो थॉट्स हैं उनको दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं, बांट पाते हैं। सम एक्सपर्ट्स इवन से, कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि लैंग्वेज इज व्हाट सेपरेट्स ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम एनिमल्स। और उनका जो विशेषज्ञों का कहना है वो एकदम सही भी है कि भाषा ही है जो कि इंसान को जानवरों से अलग करती है। जानवरों की अपनी कोई भाषा नहीं है, या होती भी होगी तो हम लोग तो समझते नहीं, लेकिन भाषा ही वो है एस्पेक्ट जो इंसान को, मानव जाति को जानवरों से या पक्षियों से भिन्न बनाती है। लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर एक्वायरिंग ह्यूमन लैंग्वेज नॉलेज। भाषा ही वो महत्वपूर्ण माध्यम है जो कि व्यक्ति की नॉलेज बढ़ाने में काम आता है। द 3 phases ऑफ ह्यूमन नॉलेज। एक इंसान है, उसके 3 चरण होते हैं नॉलेज बढ़ाने के। एक तो होता है परसिवेरेंस, मतलब संरक्षण, एक होता है ट्रांसमिशन, और एक होता है एडवांसमेंट। तो ये 3 चरण जो हैं व्यक्ति के, वो पॉसिबल हैं सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, भाषा की वजह से। भाषा की मदद के बिना कोई ये तीनों चरण को कंप्लीट नहीं कर सकता है। और वो चरण है संरक्षण, हस्तांतरण और उन्नति। लैंग्वेज इज ऑल्सो द बेस्ट सोर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। भाषा से ही समाज का विकास होता है और संस्कृति का विकास होता है, इसलिए भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा है। और अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा का क्या महत्व है? स्टडी एंड यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट इन इंडिया एज इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉरेन लैंग्वेज। भारत में अंग्रेजी भाषा का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो भाषा है जो कि अगर विदेशी भाषाओं की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है इंग्लिश। बाकी तो हिंदी भाषा, हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी यूज़ होती है। जो दूसरे जैसे राज्य हैं वहाँ की भाषा कुछ और है। महाराष्ट्र में मराठी यूज़ होती है, गुजरात में गुजराती यूज़ होती है, और अगर तमिलनाडु और साउथ की बात करें तो वहाँ तमिल, तेलुगु, इस तरह की भाषा मलयालम यूज़ होती है। पंजाब में पंजाबी यूज़ होती है। तो ये हो गया। लेकिन अगर फॉरेन लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश का उपयोग ही सबसे ज़्यादा किया जाता है। एवरीवन नीड्स टू लर्न द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू गेट इन टच ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। तो इंग्लिश भाषा सीखना इसलिए भी आवश्यक है कि अगर वो इंग्लिश भाषा सीखता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को कनेक्ट कर पाता है, जोड़ पाता है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी आप जानते हैं, जिसके अंडर में भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उसको बोलते हैं यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो उनका क्या कहना है इंग्लिश के बारे में? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच इज़ रिच इन लिटरेचर, ह्यूमनिस्टिक, साइंटिफिक एंड टेक्निकल। अंग्रेजी वो भाषा है जो कि बहुत ज़्यादा समृद्ध है। किसमें? लिटरेचर में। ह्यूमनिस्टिक मतलब मानववादी जो चीज़ें हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा रिच है। साइंटिफिक और टेक्निकल। साइंटिफिक मतलब जो भी साइंस है, साइंस के टर्म्स हैं,
भी प्रयोग हुए हैं, जो भी बुक्स लिखी गई हैं, वो सब इंग्लिश भाषा में। और टेक्निकल, अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो टेक्निकल एस्पेक्ट भी जो भी रिसर्चेज हुई हैं, सारा कुछ तो अंग्रेजी में, इसलिए इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषा है। इफ़ अंडर सेंटिमेंटल अर्जेस वी शुड गिव अप इंग्लिश लैंग्वेज, वी वुड कट आवरसेल्व्स ऑफ फ्रॉम द लिविंग स्ट्रीम ऑफ एवर ग्रोइंग नॉलेज। तो ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषा जो है उसमें भावनाओं, इमोशंस का अभाव होता है। वहीं हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है उसके अंदर इमोशंस और भावनाएं होती हैं। तो अगर हम वो बिंदु देखें कि अंग्रेजी में इमोशंस का अभाव होता है, तो अगर हम वो चीज़ को उसके हिसाब से अंग्रेजी सीखना बंद कर देंगे तो हम अपने आप को, जो भी नॉलेज चारों तरफ फैली हुई है, जो भी ग्रोथ हो रही है संसार में, उससे अपने आप को कट कर लेंगे, दूर कर लेंगे। इसलिए अगर आपको नॉलेज अपनी बढ़ानी है तो अंग्रेजी भाषा का आना बहुत ही आवश्यक है। सम मोर रीजन्स ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस आर एज फॉलोज। तो अंग्रेजी भाषा के कुछ और महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से इसको सीखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि इंग्लिश इज ऑल्सो द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ प्रेस, इंटरनेट, more books and newspapers are written in English than in any other language। अंग्रेजी भाषा जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज होती है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की या प्रेस की, जो भी न्यूज़ हैं या इंटरनेट पर जो भी कंटेंट है वो सब अंग्रेजी में ही तो होता है। ज़्यादातर बुक्स और न्यूज़पेपर्स वो इंग्लिश में ही लिखे रहते हैं अन्य दूसरी भाषाओं के मुकाबले, इसलिए इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इंग्लिश इज़ द ओनली लैंग्वेज वेयर मैक्सिमम रिसोर्सेज आर अवेलेबल विच मेक्स इट ईजियर टू लर्न। इंग्लिश ही वो भाषा है, एकमात्र भाषा है जिसके कि बहुत सारे मैक्सिमम रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा स्रोत उपलब्ध हैं जिससे कि इसको सीखना आसान होता है। इंग्लिश बीइंग एन इंटरनेशनल लैंग्वेज मेक्स ट्रैवल एंड बिजनेस कन्वीनियंट टू अदर्स। इसीलिए हम इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप किसी भी देश में चले जाएं, आप अगर चाइना में जा रहे हैं तो वहाँ की भाषा क्या है? चाइनीज़। और हमारी भाषा क्या है? हिंदी। तो हमें चाइनीज़ तो आती नहीं है और उनको हिंदी नहीं आती, एक दूसरे की बात को कैसे समझेंगे? तो जो मीडिएटर भाषा है, इंटरमीडिएट भाषा है, वो होती है इंग्लिश। अगर चाइनीज़ और इंडियन को इंग्लिश आती है तो उसका काम बन जाएगा, वो इंग्लिश में बात कर लेंगे और अपना बिजनेस भी कर लेंगे, मीटिंग कर लेंगे। ऐसे ही अगर रशिया जाते हैं तो वहाँ तो रशियन लैंग्वेज चलती है। अगर उनको इंग्लिश नहीं आएगी तो आपका आना जाना सब बेकार हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश का आना बहुत ही आवश्यक है और इसीलिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है। In India, English is regarded as the second language, so its importance cannot be undermined। भारत में इसीलिए अंग्रेजी को सेकंड लैंग्वेज कहा जाता है। पहली लैंग्वेज हो गई इंग्लिश और हिंदी, और दूसरी भाषा है इंग्लिश। इसको इसीलिए दूसरी भाषा कहा जाता है और इसीलिए इंग्लिश का जो महत्व है उसको आप कम नहीं आंक सकते, बहुत ज़्यादा महत्व है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया होगा आपको ये टॉपिक, और हम अगले वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और आप इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा ज़रूर देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, ताकि ये आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।